गुड मॉर्निंग गाइज और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 11 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा A.K. श्री कुमार ने। तो 1962 में जो भारत चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी कहानी को बताने वाली इस किताब को लिखा है A.K. श्री कुमार ने, जिसमें गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की एक देशभक्त कहानी को बताया गया है। तो इस बुक का नाम याद रखना, महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड, यानी कि महावीर द सोल्जर जो कभी नहीं मरे। बाकी R.C. भार्गव की बात करेंगे, ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी अभी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और C.A.V. पट्टाभी राम, इन्होंने बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको आपको याद होगा रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू जी ने। अच्छा, यहाँ पे बुक्स की बात हुई है तो लगे हाथ आपको बता दूं। देखो, आपको पता है हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को करना शुरू किया था। कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए थे और जो करंट पार्ट हमारा चल रहा है वो बुक्स का, जिसमें जनवरी से लेके जून तक हम सारी बुक्स को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको 2 पार्ट अवेलेबल करवा दिए थे। फर्स्ट पार्ट में जनवरी फरवरी, सेकंड वाले पार्ट में मार्च अप्रैल और थर्ड वाला पार्ट आपको आज मिल जाएगा, जिसमें मई और जून की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने पढ़ी है वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो बुक्स के थर्ड पार्ट का ऑडियो रिवीजन आपको आज मिल जाएगा। अगर आपने मुझे खबरी पे फॉलो कर रखा होगा तो जब भी ऑडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आज के अंदर मिल जाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मुझे खबरी पे फॉलो नहीं किया है या जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के ऑडियोज अपलोड हो चुके हैं वो आपने नहीं सुने हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, वहां जाइएगा और वहां मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। देखो, आज बुक्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, या तो अवार्ड्स ले लें, अपॉइंटमेंट्स ले लें या इंडेक्सेस ले लें, कुछ भी लेंगे, लेकिन खत्म तो हम सभी को करेंगे धीरे धीरे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे अपने कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा नवतेज बल को। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवतेज बल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये मनीष प्रकाश का स्थान लेंगे। क्या नाम है? नवतेज बल। बाकी ये जो इंजेति श्रीवास नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमने पढ़ा भी था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने हैं, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने थे और वी सूर्य नारायण ये चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। यहां बात माइक्रोसॉफ्ट की हुई है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में और जो इसके फाउंडर थे वो थे बिल गेट्स और पॉल एलन। बाकी इसके वर्तमान में CEO भारतीय ही हैं, नाम है सत्या नडेला। आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड कंपनी प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है अज्योर, AZURE अज्योर। और बिंग आपने सुना होगा, वो इसी का सर्च इंजन है और लिंक्डइन वो भी इसी ने खरीद लिया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। तो भारतीय जवानों ने यूनाइटेड नेशन मिशन के दौरान पर्यावरण की बेहतरी के लिए पौधारोपण से लेकर के कूड़ा फैलाने पर सख्ती बरती और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ग्रीन हाउस निर्माण जैसे बहुत से कार्यों को बेहतरीन तरीके से किया है। अच्छा, यहाँ पे UNIFIL मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। अच्छा, भारतीय सेना से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी न्यूज में है तो आपको बताता हूँ। अभी हमारी इंडियन आर्मी ने अपने जवानों को टोटल 89 चाइनीज एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट करने का निर्देश जारी कर दिया है। कितनी? ये याद रख लो बात सब, ये डेटा कितनी? 89। और वैसे अभी आपको याद होगा भारत सरकार ने कितनी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया? 59। वो 59 है और ये 89 है। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के साथ समझौता किया है। अच्छा, कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज़ करते होंगे तो एनवीडिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह आते हैं आपके इसके। तो इस सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इसे कमर्शियली अपनाने पर गति देने के लिए स्थापित किया गया है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आईआईटी हैदराबाद इसने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बीटेक प्रोग्राम शुरू किया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बीटेक कराने वाला ये पहला इंस्टीट्यूट बना था आईआईटी हैदराबाद, जरूर याद होगा आपको। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से और क्या याद आता है, अभी तेलंगाना सरकार ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में घोषित किया था। बाकी एनवीडिया की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है जैनसेन हुआंग। बाकी ये जो आईआईटीज है न्यूज़ में रहे, जैसे कि आईआईटी रुड़की, अभी आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एक कीटाणु शोधन बॉक्स, डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर, उसको विकसित किया था। और आईआईटी रुड़की ने ही प्राण वायु नाम से एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। आईआईटी बॉम्बे क्यों न्यूज़ में था, अभी ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप किया था। उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन इन्होंने बनाया था और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक नाम से इन्होंने बनाया था। बाकी आईआईटी मद्रास से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है, ये याद रख लो एक तो। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और अभी आपको याद होगा एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की है उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा था, ओवरऑल कैटेगरी में, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे 2020 का यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये घोषणा की है कि लाउजेन स्विट्जरलैंड में जो उसकी नई बिल्डिंग है, जो उसका नया हेडक्वार्टर बना है, उसे यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं इस बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले साल ही 23 जून को ही हुआ था। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि इस बिल्डिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है पूरी तरह से। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, इस तरह से। उसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में 95% वेस्ट को रिसाइकल करके काम में लिया गया है, इसीलिए इसे यह अवार्ड मिला है, ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेंगे, स्थापना 1894 में हुई थी। 2 पॉइंट याद रखो आप, एक तो इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में पता ही चल गया, अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बक। अब ओलंपिक की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, रिवाइज करवा दूं। 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था, अच्छा ये पहले देख लो कि कौन सा ओलंपिक होने वाला था, समर ओलंपिक या विंटर ओलंपिक। तो 2020 का ये होने वाला था समर ओलंपिक, लेकिन अभी कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया। अब ये 2021 में होगा टोक्यो जापान में। और इसके शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? मिराई तोबा और सोमाइती। उसके अलावा 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो बीजिंग चाइना में होंगे और उसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और शुएन रॉन रॉन। उसके अलावा 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो फ्रांस पेरिस में होंगे और 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो आपके इटली में होंगे। तो इतना आप याद रखो। अच्छा, ओलंपिक की बात है तो एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है, चलो आप लोगों से पूछा जाए प्रश्न। आप बताओ इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमने कब मनाया था, यह आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा तमिलनाडु।
तो आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया है उसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु ने 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस कर्ज के साथ ये देश में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है, यानी कि सबसे ऊपर है। इतना कर्ज है इसके ऊपर। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जिसके ऊपर कितने का कर्ज है? 25,500 करोड़ रुपए का। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान आते हैं, दोनों के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब टॉप पर तमिलनाडु है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। याद रखना, चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा चेन्नई में ही। मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पे रहा था। और अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को भी GI टैग मिला था। अभी तमिलनाडु में ही ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू हुई थी। इसके अलावा अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 58 से बढ़ा करके 59 कर दिया था और पंजाब ने 60 ईयर से घटा करके 58 कर दिया था। अच्छा, अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था। क्या नाम है उसका? मयिलादुथुराई। तमिलनाडु में आपको एक मंदिर मिलेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एक सबरीमाला मंदिर भी पूछा जाता है जो आपको केरल में मिलेगा। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में ही बना है। और एक नाम याद रखो आप, रूपा गुरुनाथ का। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और तमिलनाडु की क्या, किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इनका नाम बता रहा हूँ। उसके अलावा 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में तमिलनाडु टॉप पे रहा था। और तमिलनाडु में ही मोदी किचन पहल की भी शुरुआत हुई थी। और तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम याद रखो, M नेत्रा, तमिलनाडु से ही है ये। और यूनाइटेड नेशन ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया था, तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल करंट्स के नाम से। एक्चुअली में आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल के महीने में गूगल प्लस का कम यूज होने के कारण और सिक्योरिटी बग आने के कारण इसे बंद करने की घोषणा करी थी। तो अब दोबारा इसे गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया गया है। तो गूगल करंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर को हासिल करने में सक्षम बनाता है। अब बात गूगल की है तो इसके बारे में जान लो। स्थापना इसकी 4 सितंबर 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में मिलेगा। इसके फाउंडर 2 जने थे, लेरी पेज और सर्जे बिन। इसके वर्तमान में CEO भारतीय ही है, सुंदर पिचई। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फाबेट, उसके भी CEO यही है, सुंदर पिचई। इसके अलावा गूगल से आप क्या याद रखो, एक तो अभी गूगल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडार नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी थी अभी शिखा शर्मा। और उत्तर प्रदेश गूगल के साथ जियो टेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य भी बना था। उसके अलावा गूगल कम दिखाई देने वाले जो एंड्रॉइड यूजर हैं उनके लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा टॉक बैक। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? राज किरण राय। तो वैसे अभी इनका कार्यकाल 30 जून को ही खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकाल अब 2 साल के लिए और बढ़ गया है। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुछ याद आता है? 2 बैंकों का विलय हुआ था इसमें। कौन कौन से? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। और इस मर्जर के बाद ये 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया था। अच्छा, वैसे आपको याद होगा 10 बैंकों का मर्जर होकर के 4 बैंक बने थे। तो किसका किसमें विलय हुआ था, क्या याद है आपको? अच्छा चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ मतलब। तो ध्यान से सुनना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। पहला तो आपका SBI है ही सही। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था, विलय हुआ था कैनरा बैंक में। इंडियन बैंक का विलय हुआ था इलाहाबाद बैंक में। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आपको याद होने चाहिए। बाकी सुखबीर सिंह संधू की बात करेंगे तो NHAI के अध्यक्ष हैं ये, और 1 साल का कार्यकाल बढ़ा अभी इनका। और के वेणुगोपाल ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इनका भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया।
और तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल है, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा है। मैंने ऑप्शन इसी तरह से सेट किए कि सबके जो कार्यकाल बड़े हैं वो हमने लिया। अच्छा, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, इस तरह के प्रश्न थोड़ी ना आते हैं कितना कार्यकाल बढ़ गया, और मैंने आपको रिवीजन वाले वीडियो अगर आप देखते होंगे तो वहां आपको समझाया भी था कि ऐसे आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि इसका कितने महीने के लिए कार्यकाल बढ़ गया, लेकिन इनका नाम न्यूज में रहा है तो आपसे ये पूछ सकता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडीसीओ का नाम बताओ, अटॉर्नी जनरल कौन है बताओ, सॉलिसिटर जनरल कौन है बताओ, एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है ये बताओ। ऐसे आएंगे प्रश्न। बात आई समझ में? बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है, और इसका जो थीम था वो था द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अब ये ब्रिटेन में हुआ तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल इसकी लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया था? उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो आंसर होगा गायत्री कुमार। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं इसका उल्टा करके आपसे पूछ लूं कि ब्रिटेन ने भारत में किसे अपना उच्चायुक्त बनाया था, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? फिलिप बार्टन। ये भी नया ही क्वेश्चन है अभी। इसके अलावा ब्रिटेन में अभी वित्त मंत्री भी बने थे, उनका नाम ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं। और ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी, और उनकी जो वाइफ है मेगन मार्कल, उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, जिसको अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। और उसको लिखा किसने था? ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरंड ने। उसके अलावा ब्रिटेन में जो हेनरी हेवलॉक सड़क है उसका नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग कर दिया गया था। इसी तरह से एक और सड़क का नाम आप याद रख लो, इजराइल की एक सड़क है तेल अवीव सड़क, उसका नाम बदलकर टेगोर स्ट्रीट कर दिया गया। इसके अलावा स्विस बैंक ने जो एनुअल रैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे ब्रिटेन ही रहा था, जिसमें भारत 77 नंबर पे था। और ब्रिटेन के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? एक तो अजय वॉरियर करते हैं, एक कोंकण एक्सरसाइज करते हैं, और एक इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुखबीर सिंह को। तो गायक हैं ये सुखबीर सिंह, और अभी लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ये। लग्जरी राइड क्या है? ये जो लग्जरी गाड़ियां होती है उनका एक शोरूम है, सेकंड हैंड कार्स का मुख्य रूप से। यहाँ आपको लग्जरी बड़ी से बड़ी सेकंड हैंड कार मिलेगी, और इन्होंने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बारे में। इनको वेक्टस ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वेक्टस ग्रुप ये पानी की टंकी वगैरह, पीवीसी पाइप वगैरह ये बनाता है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न आया तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी आपको याद होगा JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो सौरव गांगुली को और सुनील छेत्री को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो फिर आंसर करना ऋषभ पंत। ये मैं आपको साथ में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके अलावा अभी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा रोहित शर्मा अभी आपको याद होगा दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे शार्दुल ठाकुर, मानुषी छुल्लर, ये अभी बनी थी adidas की। प्यूमा की तो करीना कपूर बनी थी, और शेफाली वर्मा पेप्सिको की बनी थी। और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के बने थे। महेंद्र सिंह धोनी, ये पोकर स्टार ऑनलाइन खेले जाने वाला एक ताश का गेम होता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और PV सिंधु, अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने PV सिंधु को अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसका नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर, उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये जो योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग है, ये भारत में सबसे बड़ा, भाई एशिया का सबसे बड़ा है तो भारत का तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा ही सही है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर मतलब तो समझ में आ रहा है ना,
जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इस डेटा सेंटर को पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाएगा। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त, ये नाम याद रखो। बाकी अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया था और महाराष्ट्र में ही दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए एक प्रोजेक्ट प्लेटिना भी लॉन्च किया गया था और महापरवाना योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही बना था और मर्सर के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था उसमें भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई था, जो कि दुनिया में 60वें नंबर पे था और दुनिया पे टॉप पे रहा था, यानी कि सबसे महंगा शहर हांगकांग था। और महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर लिया, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। और महाराष्ट्र में आपको लोनार झील मिलेगी जो भी न्यूज में थी, क्योंकि इसका पानी लाल हो गया था। लोनार झील एक तरह की क्रेटर लेक है ये। और अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र के मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई, तो आंसर होगा ईरान में। तो अभी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो अभी इसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 2018 में ईरान में सबसे ज्यादा अफीम जब्त की गई है। कितनी? 444 टन। उसके बाद अफगानिस्तान में कितनी? 27 टन। उसके बाद पाकिस्तान में 19 टन और फिर आती है भारत की बारी। यहाँ पे 4 टन अफीम को जब्त किया गया और उसमें भारत आप देख सकते हो चौथे स्थान पे रहा। तो पहले स्थान पे ईरान है, भारत चौथे स्थान पे है। बाकी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। इसके हेड हैं गादा वेली, इजिप्ट से हैं ये। अब वैसे ईरान टॉप पे रहा है तो ईरान के बारे में भी जान लो। ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान है। करेंसी से याद रखो, अब इसने नई करेंसी बताई अपनी तोमान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और ईरान में ही आपको मिलेगा चाबहार पोर्ट। और अभी आपको याद होगा ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था। और अभी ईरान के नए कमांडर कौन बने थे? इस्माइल कानी बने थे, ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत इसमें 34 नंबर पे था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को आप लाइक करना भूल गए हैं तो कम से कम इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।